नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक द्वितीय वर्ष के चतुर्थ पत्र में संकलित नाटक लहरों के राजहंस इसके विषय में बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने मोहन राकेश जी का संक्षिप्त परिचय दिया था। अब हम आज नाटक के बारे में बात करें। लहरों का राजहंस ये नाटक जो है ऐतिहासिक परिवेश में आधुनिक काल के मनुष्य का द्वंद्व उसको प्रकट करता है। पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। इसका आधार ग्रंथ संस्कृत के महाकवि अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्य सौंदरानंद वो इसका आधार ग्रंथ है, यानी कथा वहीं से ली गई है। और उसको ऐतिहासिक परिवेश में ही कुछ काल्पनिक पात्र, कुछ ऐतिहासिक पात्र उनको मिला करके और आधुनिक मनुष्य के मन के अंतर्द्वंद को इस नाटक में प्रकट किया गया है। इस नाटक को सबसे पहले मोहन राकेश जी ने, इन्होंने जब से ये नाटक पढ़ा था, अश्वघोष महाकाव्य पढ़ा था, तब से उनके मस्तिष्क में एक प्रतीक बन चुका था और प्रतीकात्मक वो एक नाटक लिखने का उसी समय सोच चुके थे। सबसे पहले ध्वनि नाटक के रूप में इसकी रचना हुई, जिसका नाम दिया गया सुंदरी, और इसका प्रसारण बम्बई रेडियो से हुआ था। फिर उस नाटक में कुछ सुधार करते हुए, संशोधन करते हुए उसको मंच पर प्रस्तुत करने लायक मोहन राकेश ने बनाया, पुनः लिखा 1956-57 में, और इसका नाम दिया रात बीतने तक। फिर इसमें भी उनको कुछ कथा वस्तु में कमियां लगी, उतनी कसावट नहीं थी, अच्छी कथा वस्तु नहीं लगी उन्हें। फिर उन्होंने इसको फिर और थोड़ा सा संशोधित किया, जो कमियां थी उसको दूर किया, और 1963 में प्रकाशित करवाया लहरों के राजहंस नाम से, 1963 में। उसके पश्चात फिर 1968 में इसको दोबारा और संशोधित किया और अच्छा रूप दिया, और 1968 में जो प्रकाशित हुआ लहरों के राजहंस वही अभी तक प्रचलित है। और उन्होंने इस नाटक की भूमिका में भी लिख दिया था कि जो 1963 वाला में प्रकाशित हुआ नाटक था उसका प्रकाशन अब ना किया जाए और इसके वर्तमान रूप को ही मान्यता दी जाए। तो जो अभी हम लोग पढ़ते हैं लहरों के राजहंस, वो 1968 में जो प्रकाशित हुआ था उसी का वही रूप है, उसी का पुनः प्रकाशन है। तो इस तरह से इसका इतिहास है, नाटक किस तरह से बना। इस नाटक में केंद्र बिंदु जो है वो चुनाव का द्वंद्व है, चयन करना दो चीज़ों में, और दोनों विपरीत हैं। एक वैराग्य और दूसरा प्रेम भोग विलास कामना एक ओर है, और एक ओर वैराग्य त्याग। तो इन दोनों में से किस तरह से चुने, ये नंद जो है इस नाटक का नायक है और सुंदरी उसकी पत्नी नायिका है। नंद के मन में ये द्वंद्व शुरू से लेकर और अंत तक नाटक का ये केंद्र बिंदु ही ये द्वंद्व है कि किसको वो चुने। एक पल को उसका मन महात्मा बुद्ध की तरफ, जो उनके सौतेले भाई हैं नंद के, उनकी तरफ आकर्षित होता है, दूसरे ही क्षण सुंदरी को देखता है तो उसके सौंदर्य और उसके प्रेम की ओर उसका आकर्षण होता है। और इसी द्वंद्व में नंद जो है वो जीता है। और आधुनिक मनुष्य यानी 1968 में लिखा गया, उस समय की जो तात्कालीन जो परिस्थितियाँ थी उस मनुष्य के द्वंद्व को इस नाटक में दिखाया गया है। इसकी कथा को समझ लेना, कथा वस्तु को समझ लेना आवश्यक है। कुल ये 3 अंक हैं इस नाटक के और 3 ही दृश्य हैं, यानी अंक में दृश्यों का विभाजन नहीं है। एक अंक का एक दृश्य, और इस तरह से 3 अंक और 3 दृश्य, और सेट जो है वो एक ही है, यानी सुंदरी के कक्ष में ही ये पूरा नाटक घटित होता है।
ये मैंने पहले भी बताया था कि मोहन राकेश मंचनीयता का बहुत ध्यान रखते थे कि नाटकों का मंचन करना सरल हो, तो सेट बार बार ना बदलना पड़े, पोशाक जो है पात्रों की वो भी ज़्यादा नहीं बदलनी पड़ती है इनके नाटकों में। तो इस हिसाब से ये नाटक बिल्कुल सही है कि एक ही सेट पर 3 दृश्य जो हैं वो तीनों दृश्य फिल्माए जा सकते हैं, दिखाए जा सकते हैं। नाटक की जो कथा वस्तु है वो कुछ इस तरह है। इस वीडियो में मैं संक्षेप में पूरे नाटक के जो तीनों अंक हैं वो पूरी कथा वस्तु को बता दे रही हूँ संक्षेप में। एक बार आप नाटक को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, आत्मसात कर लेंगे, तो उस पर आधारित आप हर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। तो नाटक को या कि जो भी रचना होती है मूल रूप से उसको समझना सबसे ज़रूरी है। इसमें मैं संक्षेप में कथा वस्तु बता दे रही हूँ और फिर अगले वीडियो में प्रत्येक अंक का अलग अलग हम लोग प्रत्येक दृश्य का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। नाटक की कथा वस्तु है कि कपिलवस्तु में बहुत दिनों के बाद कामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सुंदरी के द्वारा किया जा रहा है। उसका बहुत मन है कि कामोत्सव मनाया जाए, जबकि कई सालों से वहाँ पर कामोत्सव का आयोजन नहीं हो रहा था, और वो भी उस दिन आयोजन किया जा रहा है, उस रात को जिसके अगले सुबह में महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु आने वाले हैं और उनकी पत्नी यशोधरा बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली हैं। तो उसके एक रात पहले वाले रात को कामोत्सव का आयोजन सुंदरी करती है। अब यहीं से देखिए शुरू हो जाता है टकराहट, जो एक बौद्ध धर्म का जो मार्ग है और एक जो कामोत्सव यानी राग रंग भोग विलास का जो मार्ग है, दोनों में यहीं से टकराहट शुरू हो जाती है। सुंदरी को जो दो उसके सेवक हैं, राज कर्मचारी हैं, श्वेतांग, श्यामांग, अलका जो उनकी परिचारिका है, उसके अंतरंग सखी भी है और परिचारिका है, सब लोग उसको बार बार टोकते हैं कि कामोत्सव का आयोजन क्यों आज किया जा रहा है, कल महात्मा बुद्ध आएंगे और यशोधरा भिक्षुनी होंगी, तो इतनी बड़ी बात है, सबका ध्यान उस तरफ है और आप आज के दिन कामोत्सव का आयोजन कर रही हैं। तो सुंदरी को भी जिद है एकदम कि नहीं, उधर से लोगों को इधर खींचना चाहती है वो, कि देखना तुम आधी रात तक बीतते ना बीतते किस तरह से कामोत्सव अपने एकदम यौवन पर होगा, मदिरा, नृत्य, भोज ये सब चलेगा और सारे राजपुरुष जो हैं सबको आमंत्रित किया है मैंने और सब आएंगे यहाँ पर, सब आनंद लेंगे कामोत्सव का। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि बुद्ध का प्रभाव ज़्यादा है। जितने भी राजपुरुषों को निमंत्रण गया था उन सब ने कोई ना कोई असमर्थता जता दी नंद के समक्ष। फिर नंद उनको विशेष रूप से बुलाने के लिए स्वयं गया सबके घर, कि सुंदरी को बुरा नहीं लगे कि उसके कामोत्सव में कोई शामिल नहीं हो रहा है। तो वो खुद से स्वयं जाकर के सबके घर कहता है कि आपको आना है कामोत्सव में, लेकिन फिर भी वो लोग मना कर देते हैं, अपनी असमर्थता जता देते हैं। केवल एक मैत्रेय जो है वही उस कामोत्सव का अतिथि रहता है, इकलौता। सोचिए इतनी व्यवस्था वो श्यामांग को कहती है कि ये व्यवस्था करना है, ये सजाओ, ये यहाँ रखो, बैठने का आसन, बहुत तैयारियाँ कर रही थी। और शशांक जो है उसको भोजन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, ये मदिराएं, आप विशेष मदिराएं बनाइए कामोत्सव के लिए, ये मंगवाइए। सारी तैयारियाँ उसकी धरी की धरी रह जाती हैं। कोई अतिथि नहीं आता है, केवल एक मैत्रेय आता है। वहीं से सुंदरी खिन्न हो जाती है बिल्कुल, कि बुद्ध का इतना आकर्षण है कि इस भोग विलास को मतलब छोड़ दिया, कोई नहीं इसमें शामिल होने के लिए आया। यहीं पर वो अपनी तुलना भी यशोधरा से करती है, अपने सौंदर्य का उसको बहुत गुरूर है, और वो कहती भी है अलका से कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसको बुद्ध बना देता है, यानी भिक्षुक बना देता है। यानी यशोधरा, अगर सुंदरी का ये मानना है कि यशोधरा में आकर्षण शक्ति नहीं है, सौंदर्य नहीं है, प्रेम वैसा नहीं है कि पुरुष को बांध के रख सके, और यही वो साबित करना चाहती है अपने लिए कि मेरे सौंदर्य में, मेरे प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो नंद को कहीं जाने नहीं देगी,
बौद्ध धर्म की तरफ या फिर वैराग्य की तरफ नहीं जाने देगी, और पूरी अपनी शक्ति वो लगा देती है उसको अपने ही प्रेम में बांधे रखने के लिए। वो यहाँ तक कि आकर जब वो सुनाते हैं समाचार नंद की कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैत्रेय आए हैं, तो बहुत नाराज़ होती है। और उसके पश्चात सुबह सुबह ही बाहर से बौद्ध भिक्षुओं का स्वर आता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, इस तरह से वो बोलते हुए बौद्ध भिक्षु आते हैं। और नंद जो है इसका ध्यान एकदम उधर चला जाता है और इसका उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, उस आवाज़ की तरफ कि कितनी शांति है इन बौद्ध भिक्षुओं के आवाज़ में, कितनी शांति है उस जीवन में, तो वो उधर आकर्षित हो जाता है। सुंदरी क्या करती है, उसको उधर से ध्यान हटाने के लिए बोलती है कि मैं अपना प्रसाधन करूँगी यानी श्रृंगार करूँगी, और आप ये दर्पण पकड़कर खड़े रहिए, मुझे दर्पण दिखाइए। और वो श्रृंगार अपना करती है, उसका ध्यान जो है वो अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो स्वर को सुनता है वैसे ही उसका हाथ हिल जाता है नंद का और दर्पण टूट जाता है। तो यहाँ पर ये प्रतीक भी दिखता है कि दर्पण जो है वो टूट गया, तो जो नंद के मन में आकर्षण था सुंदरी के प्रति वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न यहाँ पर हो जाता है और उन भिक्षुओं की आवाज़ की तरफ उसका ध्यान चला जाता है। जब वो कहता है नंद कि मैं जाता हूँ, थोड़ी देर में ही चला आऊँगा, सुंदरी उससे वादा ले लेती कि आप पूरे दिन कहीं नहीं जाएंगे, मेरे ही साथ रहेंगे। फिर बाद में अनुमति भी देती है कि ठीक है आप जाइए और थोड़ी देर में आ जाइएगा। अब ये जाने को जो बोल रही है, फिर भी उसके मन में संदेह है। इसके लिए वो क्या करती है, चंदन का लेप ले आती है और कहती है कि आप मेरे माथे पर विसूचक, उसको टीके को कहा गया है, जो माथे पर बिंदी कुमकुम से लगाते हैं, तो उसको बोल रही है कि आप बना दीजिए और उसके बाद आप जाइए, कि मैं इसको इसी तरह गीला करके रखूँगी, सूखने नहीं दूँगी और आपका इंतज़ार करूँगी कि आप आएंगे तो इसको पूरा बनाएंगे। इसको बात को नंद भी मान लेता है। तो सोचिए सुंदरी कितना उसको मतलब अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि आधा वो बिंदी बनाकर जाएंगे तो उनके दिमाग में रहेगा कि हाँ वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी बैठकर, तो मुझे ज़रूर लौटना है। वो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है कि बौद्ध धर्म की ओर से और वैराग्य की ओर से इनका पूरा मेरी ओर आकर्षण हो जाए। नंद जाते हैं, परंतु वहाँ पर जाकर जैसा कि शुरू से ही चल रहा है कि नंद जिस ओर जा रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं, तो उसी ओर उनका मन जो है वो उसी ओर झुकने लग जाता है। तो जब वो जाते हैं महात्मा बुद्ध से मिलते हैं, तो बौद्ध धर्म की ओर उनका मन आकर्षित हो जाता है और वहाँ पर उनके केश उतार के मुंडन कर दिया जाता है और उनको बौद्ध भिक्षु बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। परंतु जब भिक्षा पात्र देते हैं महात्मा बुद्ध, तो नंद उसको नहीं लेते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार नहीं है भिक्षु बनने के लिए। एक और सुंदरी का आकर्षण भी उनको खींच रहा है, प्रेम का आकर्षण उनको खींच रहा है, तो वो भिक्षा पात्र नहीं लेते हैं। और फिर अब उनको वो सीधे घर ना आकर के जंगल में चले जाते हैं आखेट के लिए, वहाँ व्याघ्र से लड़ते हैं। और ये जो व्याघ्र से बाघ से लड़ाई है वो उनके अंतर मन की लड़ाई को दिखाया गया है इस तरह से कि क्षत विक्षत होकर वो फिर भोर में पहुंचते हैं और सुंदरी उसी तरह इंतज़ार करते करते सो जाती है। और अलका इससे इनके इंतज़ार करते समय ही अलका और सुंदरी के दृश्य है जिसमें वो संवाद करती है कि आप इंतज़ार कीजिए, वो आ जाएंगे, अलका बताती है। लेकिन सुंदरी कहती है कि मैंने अब उम्मीद छोड़ दी है कि वो आएंगे, क्योंकि देखो मैंने टीका मेरा सूख गया है, वरना मैं इसे गीला रखती। सुबह में नंद आते हैं और फिर सुंदरी यही बात उनको कहती है कि मैंने इसीलिए जाने दिया था कि मुझे लगा ये जो आकर्षण है वो पहले, ये जो प्रभाव है वो पहले प्रभाव से ज़्यादा तेज़ नहीं होगा, यानी जो मेरा प्रभाव था आप पर वो ज़्यादा काम करेगा, तो आप वहाँ से वापस लौट आएंगे। यहीं पर वो नंद जो कहता है कि मैं अपने आप को एक टूटे हुए नक्षत्र की तरह पाता हूँ, यानी उसका कोई स्थिर मन उसका नहीं हो पाता है कि उसको क्या करना है, कहाँ जाना है। टूटे हुए नक्षत्र की तरह वो अपने आप को महसूस कर रहा है।
अंत में फिर सुंदरी एक बार प्रयास करती है कि वो वहीं पर उसके पास रह जाएं, और वही समय है निर्णय का। और नंद जो है वो घर से बाहर चले जाते हैं। और नंद के साथ साथ ही जब नंद आए थे तो आनंद भिक्षु उसके साथ साथ ही आए थे, और उसके साथ साथ ही छाया की तरह हमेशा वो आनंद भिक्षु रहे हैं। यानी एक तरफ, और यहाँ इसमें जो प्रतीक है लहरों के राजहंस, बीच में भी दिखाया गया है कि जो सरोवर है उसमें 2 राजहंस हैं, और लहरें जो हैं वो लहरें जिधर ले जाती हैं राजहंस उधर ही जाते हैं। तो ये इस बात का प्रतीक है कि सुंदरी और नंद, साधारण मनुष्य जो है वो लहरों परिस्थितियों के तरफ से बहने वाले हैं, या जिधर परिस्थितियाँ ले जाएं उधर वो चले जाते हैं। और अधिकतर नंद, सुंदरी का इतना द्वंद्व नहीं है जितना नंद के मन में है कि उसको इधर भी आना है और उधर भी जाना है। अगले वीडियो में हम इसको प्रत्येक अंक की व्याख्या करेंगे अलग अलग से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।